नमस्कार भाई और बहनों, आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। भारतवर्ष में 2G, 3G, 4G देखने के बाद आज भारत के लोग ताक लगाए बैठा है कि कब भारत में 5G नेटवर्क आए और हम लोग तराक से उसकी एक सिम ले ले या अपने ही एग्जिस्टिंग नंबर को उसमें MNP करवा ले। हर आदमी को सुविधा चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन ये जो सुविधा हम लोग को मिल रहा है ये कहीं फ्री में तो नहीं मिल रहा है। इसके एवज में हमें पैसे देने ही पड़ते हैं और अब प्राइस हाइक हो रहा है। धीरे धीरे जो टेरिफ थी, जो टॉप अप प्लान्स थे, उसके भी प्राइस हाई हो ही रहा है, फ्यूचर में और बढ़ेगा। तब एक सवाल निश्चित रूप से हम सबके मन में पैदा होना चाहिए कि अगर हमको पैसा देना ही है तो पैसा सीधा भारत सरकार के स्टेट ओन्ड कंपनी को नहीं जाके किसी पूंजीपति की तिजोरी क्यों भरे? क्या यह सवाल कोई मायने नहीं रखता है कि BSNL या सरकार के पास से पैसा जाए या जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन प्राइवेट फर्मों के पास से पैसा जाए? पैसा तो देना ही है, लेकिन जिस पैसा की फिर से रिटर्न इस्तेमाल, उसकी उपयोग देश की हित में हो, वैसा नजरिया आज हम लोग को रखना चाहिए। एक तरफ तो हम चाइना के खिलाफ बॉयकॉट छेड़े हुए हैं या जो लोग भारत के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हैं, उसके साथ साथ क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भारत के अंदर रहने वाले भी जो पूंजीपति है, जो भारत के लोग की पैसा छीन के अपने पेट भर रहे हैं और भारत के स्टेट और कंपनियों को, भारतवर्ष को, भारत के जो तिजोरी है उसको धीरे धीरे कमजोर कर रहे हैं, उसके लिए क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? आइए आज हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मैं पर्सनली किसी भी जेन्युइन कंपनी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जब मुझे कंपेयर करना हो देश की आर्थिक स्ट्रक्चर, आर्थिक उपार्जन की स्रोत के ऊपर, देश की अर्थनीतिक हालात के ऊपर, तब मैं हमेशा ही स्टेट ओन कंपनी को ही तवज्जो दूंगा या किसी को भी देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा स्टेट के पास जाएगा वो पीपल की वेलफेयर में ही इन्वेस्ट होगा, जिससे हर इंसान की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा और जो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा उसके एवज में लोगों को बहुत ही कम पैसा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट के माध्यम से सुविधा ले रहे हैं। स्टेट की एक साइकोलॉजी रहता है, वेलफेयर साइकोलॉजी, जो पूंजीपतियों के द्वारा दिया हुआ बिजनेस में, ट्रांजैक्शन में कभी रहता नहीं है। वो लोग जो कहते हैं कि सेवा दे रहे, सेवा नहीं देते हैं, वो लोग सुविधा देते हैं, सुविधा के एवज में लोग हाई रिटर्न रखते हैं। इसलिए इस कंपेयर को देखते हुए मुझे हमेशा ही या किसी को भी हमेशा ही स्टेट ओन कंपनी के ऊपर ही ज्यादा तवज्जो देना पड़ता है और देना चाहिए भी। भारत की एक कंपनी जियो वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर है, जिसके पास अगस्त 2019 के डेटा के हिसाब से 34 करोड़ से ऊपर उसके सिम ग्राहक थे। उसके बाद एयरटेल जो 2020 के जनवरी के हिसाब से 32 करोड़ 70 लाख से ऊपर उसके मोबाइल ग्राहक थे। ये सेकंड लार्जेस्ट ही होगा मेरे हिसाब से। ये भारत के लिए तथाकथित रूप से एक बहुत ही गर्व की बात हो सकता है, लेकिन सही मायने में क्या ये भारत सरकार के लिए गर्व की बात है या एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि जिस देश से स्पेक्ट्रम लेके उस देश में बसा हुआ कंपनी वर्ल्ड में अपना डंका बजा रहा है और उसी देश की अपनी स्टेट ओन BSNL घुटने के बल धीरे धीरे रेंगते हुए चल रहा है, जो हर साल 4000 करोड़ 7000 करोड़ लॉस्ट हो रहा है। पिछले साल ही 2018-19 के हिसाब से इसने 14200 करोड़ की लॉस खाए। आइए मुकेश अंबानी लेड जियो के बारे में थोड़ा जानते हैं। उसका पहले हमें जानना पड़ेगा कि मुकेश अंबानी ने 2007 में सरकार के साथ, मतलब BSNL के साथ एक करार किया था, जिस डील में उसने 500 करोड़ दिए सूत्रों के हिसाब से, और उसके जरिए उसने उसके जो 2500 पेट्रोल पंप थे, उसके 15,000 उस रिटेल आउटलेट है, 14 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इन सबको ग्लोबली कनेक्ट किया BSNL से ही कनेक्टिविटी लेके, इंटरनेट लेके। और वही कंपनी ठीक 12 साल बाद वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन जाता है उसी देश में। ये क्या चौंकाने वाला एक चीज नहीं है? अभी आप लोग एक चीज जान लीजिए कि 4G आने का पहले 3G आया था, उसका पहले 2G था, और जो टेक्निकल एक्सपेक्ट को लेके, जो टेलीकम्युनिकेशन को लेके, इंटरनेट को लेके जो लोग बैठते हैं, जो बोर्ड के मेंबर है, जो लोग साइंटिस्ट है,
वो लोग दूरदृष्टि संपन्न होते हैं, वो लोग फ्यूचर को पहले से देख सकते हैं। मोबाइल की आविष्कार ही इसलिए हुआ कि एवरी पॉकेट पे नेटवर्क और इंटरनेट एक्सेस हो पाए। ये लोग बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ समझते थे। लेकिन शुरू में 2006-7 में से 2004 में ट्रायल शुरू हुआ था। 6-7 में बीएसएनएल को इंडिया में वाईमैक्स की मतलब ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी दी गई। स्पेक्ट्रम के लिए जो लोग अप्लाई किए थे ये दिया गया। लेकिन उस समय दूसरे ऑपरेटर, उस समय हचिसन था, एयरटेल था, वो लोग मोबाइल नेटवर्क के लेके काम कर रहा था। 2010 में इन्फोटेल ब्रॉडबैंड, जो बाद में जियो के नाम से जाना गया, उसने 4G स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई किया, उसको मिल गया। अब 2007 में जब बीएसएनएल ब्रॉडबैंड मतलब वाईमैक्स ये सर्विसेज ऑपरेट कर रहा था, तभी उसी समय उसने समझना शुरू कर दिया था कि एक घर में जैसे एक कनेक्शन आता है, एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन आएगा, लेकिन एक घर में अगर 5 आदमी है तो पांचों के आदमी के पास 5 मोबाइल रह सकता है, तो कनेक्टिविटी उसमें ज्यादा बढ़ गया। ये चीज तो बीएसएनएल के जो दिग्गज लोग हैं, जो ऑफिसर लोग हैं, ये लोग भी ये चीज समझते हैं। लेकिन सरकार ने उन लोगों को वही चीज ऑफर किया था कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट जब 2012 में एयरटेल ने फर्स्ट कोलकाता सर्कल में 4G LTE नेटवर्क शुरू किया, तब बीएसएनएल समझना शुरू कर दिया, मतलब प्रैक्टिकली देखना शुरू कर दिया कि धीरे धीरे लोग उसके कनेक्टिविटी छोड़ रहे हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी की तरफ चल रहे हैं। शुरुआत के समय में तो मोबाइल के दाम थोड़े महंगे थे, लेकिन धीरे धीरे सैमसंग जैसी कंपनी आने के बाद नोकिया के टक्कर में मोबाइल के दाम थोड़ा कम हो गए, अफोर्डेबल हो गए और लोग ज्यादा एक्सेस करने लगे मोबाइलों को। नेटवर्क भी उसी तरीके से आने लगा। तो जब बीएसएनएल ने समझ लिया तो बीएसएनएल ने अप्लाई किया इमीडिएट कि मुझे जो है ये वाला सर्विस नहीं चाहिए, अभी मुझे अपना स्पेक्ट्रम रिटर्न कर रहा हूँ ब्रॉडबैंड वाला, मुझे अभी कनेक्टिविटी मतलब सिम कनेक्टिविटी का स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करना है अलग मेगाहर्ट्ज पे। तो ये उसने अप्लाई किया। उसने अप्लाई करने के बाद 11 में ही अप्लाई किया और 2014 में बीएसएनएल को रिफंड भी मिल गई। उसके स्पेक्ट्रम में जो पैसा बाकी था लेन देन करके, उसको सिस्टमेटिक ढंग से पैसा रिटर्न हो गया। अब बीएसएनएल क्या करता कि बीएसएनएल उसको अभी फिर से अप्लाई करता स्पेक्ट्रम के लिए कि मुझे अब जो है सिम नेटवर्क चाहिए ताकि एवरी पॉकेट में मैं एक्सेस हो पाऊं। लेकिन उस चीज को 2014 से लेके 2016 तक डिले किया गया बहुत सारे कारणों से। हो सकता है बोर्ड मीटिंग डिले किया गया, कहीं कुछ मीटिंग हुआ तो जो इक्विपमेंट्स उसको खरीदने थे तो चाइनीज इक्विपमेंट खरीदने के लिए मना कर दिया गया। अब उसको महंगा इक्विपमेंट कहाँ से मिले वो ढूंढना है, अलग तरीके से बजट बनाना है। तो बीएसएनएल दो तरफा मौत मरा। एक तो उसे हर प्राइवेट कंपनी की तरह सभी क्राइटेरिया पूरा करते हुए सरकार को संतुष्ट करना था, और जब वो कोई डिसीजन लेना चाहता अपने हिसाब से तब सरकार उसका मालिक बन के उसके ऊपर पंजा कस देता, नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। तो बीएसएनएल हमेशा ही, और बीएसएनएल ही नहीं भारत के सभी कंपनी जो स्टेट ओन कंपनी है, दो तरफा मौत मरता है ताकि प्राइवेट सेक्टरों को फायदा पहुंचे। क्योंकि इसका सीधा एक कारण है, मैं सीधा यहाँ पे बोलता हूं इसलिए क्योंकि जो इलेक्शन होता है, इलेक्शन में पैसा वो प्राइवेट कंपनियों से ही मिलता है। स्टेट ओन कंपनी से कोई डोनेशन नहीं मिल सकता सरकार को। तो सरकार को एक किस्म से कोई फायदा ही नहीं होता अगर अपने कंट्री के जो नेशनलाइज कंपनी है, फैक्ट्री है, ये सब अगर डेवलप हो। देश के लोगों के हित में जा सकता है लेकिन पार्टी के हित में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें से डोनेशन तो कभी विड्रॉ कर ही नहीं सकता है। 2016 में जियो लॉन्च हुआ 4G के रूप में, 4G नेटवर्क प्रोवाइडर के रूप में, और 2019 में जनवरी में जाके बीएसएनएल को मिला 4G का स्पेक्ट्रम, मतलब लॉन्च करने की अधिकार मिला। अब ये जो 3 साल बीएसएनएल को घाटा हुआ, ये सिर्फ बीएसएनएल को घाटा एक तरफ नहीं हुआ, दूसरी तरफ उसी समय काल में जियो फ्लोरिश कर गया, वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर बन गया। सेकंड में आ गया आपका एयरटेल। तो ये जो पॉलिसीगत तरीके से बीएसएनएल को डिले कराया गया, जहां पे 2014 में उसने रिफंड कर मिल गया था बीएसएनएल को, 2 साल और लगे उसको क्लियरेंस के लिए कि अभी मैं 4G के लिए अप्लाई कर रहा हूं, 2 साल लग गए। उसके बाद और 3 साल बीएसएनएल को बैठ के झक मराया गया क्योंकि उसको मौका ही नहीं मिले। और आज जब पूरे भारत में 31.7 स्टैक के साथ जियो फर्स्ट नंबर पे है, वहां पे बीएसएनएल घट घट के बिलो आ गया है।
एक समय वो 100% था। तो ये चीज क्या हमें गौर नहीं करना चाहिए? ऐसे ही एडल्ट्रेट पॉलिसीगत तरीके से बीएसएनएल को बर्बाद किया जा रहा है। आज बीएसएनएल किसी भी तरीके से मेहनत कर करके बढ़ा रहा है, लेकिन उसके सामने कंपटीशन सरकार के पॉलिसी के तहत ही पहले से ही बहुत बढ़ाया हुआ है। तो उसको एक समझ लीजिए कि दूध पीते बच्चे के सामने जैसे शेर छोड़ दिया जाए तो क्या हाल होगा। लेकिन वही सरकार ने ही सबको स्पेक्ट्रम दिया, उसी सरकार ने अपने ही स्टेट कंपनी को इस तरीके से धोखा दिया, और इस धोखा के तहत भारत के जनता भी धोखे में है। किसी दिन बीएसएनएल को लॉस सेक्टर दिखा के, जैसे चूंकि वो पिछले कई सालों से लॉस उठा ही रहा है हजार करोड़ रुपए की, इसको फिर पूरे प्राइवेट सेक्टर में विलय कर दिया जाएगा। और मैं एश्योर हूं इस तरीके से एयरटेल, वोडाफोन और जियो मिलके पूरे बीएसएनएल को खरीद लेगा, तब उसकी ब्रॉडबैंड हो, कनेक्टिविटी हो, एवरीथिंग प्राइवेटाइज हो जाएगा। हम लोग को हो सकता है उस समय 200 रुपया में 20 GB नेट मिले, लेकिन वो हमारे एंटरटेनमेंट के लिए है, देश के हित में नहीं है। इसमें देश की अर्थनीति को, देश की व्यवस्था को, लोगों को, आवाम को कोई सुविधा नहीं हो रहा है। भारत वर्ष की इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर किसी भी रूप में डेवलप नहीं कर रहा है, देश गड्ढे में जा रहा है। इसलिए अगर हम लोग सही मायने में बोलते हैं कि राष्ट्रीयता के ऊपर नजर रखना है, तो हमें सिर्फ चाइनीज बॉयकॉट ही नहीं करना है, देश के सरकार के द्वारा बनाई गई जो गलत पॉलिसी है इसको पुरजोर विरोध करना है, अपने विवेक से सोचना है, और इसी तहत ही हम लोगों को डिसाइड करना है हमको क्या करना है। सरकारी पॉलिसी के तहत जिस तरीके से बीएसएनएल को पीछे धकेला गया, मेरा ये इच्छा है, मेरा ये आशा है जनता से कि जनता जरूर आवाज उठाए कि अगला जो 5G स्पेक्ट्रम बंटन होगा वो बीएसएनएल को सबसे पहले दी जाए और बाकी कंपनी को 2 साल बाद में दी जाए, ताकि बीएसएनएल के साथ जो नाइंसाफी हुआ है ये बीएसएनएल भरपाई कर पाए। प्लस ये देश के हित में है, भारत की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की हित में है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।